हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर वीडियो सीरीज जहां हम डिस्कस कर रहे थे एनवायरनमेंट के कंसेप्ट्स और एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जहां पर हमने देखा था इंडिविजुअल्स के बारे में, पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था, कम्युनिटी और इकोसिस्टम क्या होती है, बायोम्स क्या होते हैं और बायोस्फीयर क्या होता है। आज उसी में हम इनके स्पेसिफिक केसेस को लेते हुए चलेंगे और इनके अंदर की थोड़ी थोड़ी चीजों को और समझेंगे, इनके अंदर के कॉन्सेप्ट्स की ब्रीफिंग करेंगे और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी साथ में देखते चलेंगे। एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। जैसे हमारे पास सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज होती है वो कोई एक इंडिविजुअल होती है, कोई एक स्पीशीज होते हैं जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके फीचर्स को हम समझते हैं। जैसे हम डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बारहसिंगा जैसे कोई जीव है यहाँ पर, है ना। अब ऐसे कई इंडिविजुअल्स मिला के क्या एक पॉपुलेशन बन जाते हैं, कई इंडिविजुअल्स मिला के पॉपुलेशन बन जाते हैं। जैसे पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स जिसमें सभी प्रकार के टाइगर्स होंगे इंक्लूडिंग व्हाइट टाइगर्स, और जैसे हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन होती है तो पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर स्पीशीज के जहां पर खूब सारे जीव जो है वो साथ में आ जाते हैं तो उन्हें कलेक्टिवली हम पॉपुलेशन कहते हैं। जब अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग पॉपुलेशन साथ में एग्जिस्ट करती है कोई गिवन स्पेस टाइम में तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी में जैसे टाइगर्स की भी पॉपुलेशन होगी, मंकीज की भी पॉपुलेशन होगी और बाकी ऑक्स की भी पॉपुलेशन होगी, बाकी सभी जीवों की पॉपुलेशन होगी, वो कम्युनिटी। कम्युनिटी में हमने एक और चीज समझी थी कि जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी कम्युनिटी में उतनी ज्यादा बड़ी और उतनी ज्यादा रिच कम्युनिटी होती जाती है। जब एक कम्युनिटी का हम देखते हैं इंटरेक्शन विद इट्स ए बायोटिक फैक्टर, उसके ए बायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शन देखते हैं तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। जब कई इकोसिस्टम एक जैसे इकोसिस्टम को हम साथ में पढ़ते हैं तो उनको हम बायोम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे डेजर्ट बायोम में हम सभी डेजर्ट इकोसिस्टम को देखते हैं और लगभग सभी बायोम्स मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, जहां पर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग अस हम जो रहते हैं वो बायोस्फीयर कहलाता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी था कि बायोस्फीयर बेसिकली तीन चीजें मिला के बनता है। दैट इज, एक होता है एटमॉस्फेयर, उसके अलावा होता है लिथोस्फीयर और उसके अलावा होता है हाइड्रोस्फीयर, पानी का सोर्सेस। तो हवा, पानी और आपकी धरती मिला के क्या बनाती है, जो कॉमन एरिया निकल के आता है, दैट इज बायोस्फीयर। तो आइए आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंडिविजुअल, पॉपुलेशन और कम्युनिटी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल्स के बारे में। जब भी हम इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसका वैसे तो हम बायोडाइवर्सिटी यूनिट में पढ़ते हैं कि जैसे कि एलिफेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, एलिफेंट कैसे ग्रुप में रहते हैं। बट जब हम इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं तो हम उसमें एक बहुत स्पेसिफिक चीज देखते हैं, दैट इज अडेप्टेशंस, कि कौन सी स्पीशीज कौन सी स्पेसिफिक जगह पर कैसे रह पा रहे हैं। उन्हें कुछ ना कुछ उसमें बदलाव किया होगा, अपने शरीर में कुछ ना कुछ बॉडीली चेंजेस लाए होंगे जिनको हम अडेप्टेशंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डेजर्ट वाले रीजन में, रेगिस्तानी क्षेत्र में रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, प्रेसिपिटेशन बहुत लो होता है और पानी की कमी होती है। उसके बावजूद वहां पर ऊंट कैसे सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ अडेप्टेशन किए रहते हैं। इसीलिए इन अडेप्टेशन को इंडिविजुअल लेवल पर समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है और इन अडेप्टेशन से क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो अब देखिए, अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के अडेप्टेशन। सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेटिक अडेप्टेशंस, दूसरा देखेंगे अडेप्टेशंस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। जैसे कोल्ड रीजन में क्या होता है, कोल्ड रीजन में जो एनिमल्स होते हैं वो एनर्जी बचाने के लिए, क्योंकि फूड बहुत कम हो जाता है ठंडी के मौसम मौसम में, वातावरण में, तो वो डीप स्लीप पे चले जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम हाइबरनेशन कहते हैं, जिसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। जो ठंडी में डीप स्लीप में चले जाते हैं उनको हम हाइबरनेशन कहते हैं। तो ये भी एक तरीका, एक प्रकार का अडेप्टेशन है। वैसे ही डेजर्ट अडेप्टेशन क्या होते हैं, डेजर्ट वाले रीजन में और कई प्लांट्स जो है वो अपने माहौल के हिसाब से अडेप्टेशन कर लेते हैं, तो उनको भी आज हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम चालू करते हैं एक्वेटिक एडेप्टेशन के बारे में कि एक्वेटिक एनिमल्स कैसे रहते हैं। देखिए, बेसिकली एक्वेटिक एडेप्टेशन हम जब भी पढ़ते हैं तो एक्वेटिक एनिमल्स बेसिकली दो टाइप के पानी में पाए जाते हैं या दो टाइप के वाटर सोर्सेज होते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर सोर्स जहां पर साफ पानी होता है, कम सलाइन पानी होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है सलाइन वाटर सोर्स या सॉल्टी वाटर, जहां पर क्या होता है, पानी में सॉल्ट कंटेंट हाई होता है। ऑब्वियसली दोनों में चूंकि चीजें अलग अलग है, एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग है, इकोसिस्टम अलग अलग है, इसलिए वहां के स्पीशीज भी अलग अलग टाइप के बिहेवियर शो करते हैं और अलग अलग एडेप्टेशन देते हैं। इसके अलावा एक और प्रकार का क्लासिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर।
यदि कोई एक्वेटिक इकोसिस्टम में पानी बह रहा है या फ्लोइंग वाटर है, जैसे कि रिवर है या तो वो स्ट्रीम है या तो वो रेनफॉल रैपिड्स हैं, ऐसे को हम लोटेक हैबिटेट या लोटेक इकोसिस्टम कहते हैं। तो वो स्पीशीज जो कि फ्लोइंग वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम उनकी हैबिटेट को हम लोटिक हैबिटेट कहते हैं। और वही अगर पानी रुका हुआ है, स्टैग्नेंट है, तो ऐसे जैसे उसी बॉडीज को हम लेंटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल पॉन्ड्स, स्वाम्स, रिजर्वॉयर, ऐसे को हम कहते हैं लेंटिक हैबिटेट। इनफैक्ट इस ही टॉपिक से एमपीपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक हैबिटेट इन फ्रेश वाटर कम्युनिटी इज, स्वच्छ जल समुदाय में लेंटिक आवास का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लेंटिक माने रुका हुआ पानी। रुका हुआ पानी में अपन एग्जांपल देखिए पॉन्ड, स्वैम्स और रिजर्वर। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहला क्या पॉन्ड और स्वैम्स हो सकता है। दूसरा क्या है वाटरफॉल और रिवर्स, नहीं वाटरफॉल और रिवर तो पानी बह रहा है मतलब लोटिक हैबिटेट है, तो कैंसिल हो जाएगा। पॉन्ड्स एंड रिवर्स, यहाँ पर रिवर्स आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रिवर किसका पार्ट हो जाएगी, लोटिक का, तो ये भी गलत हो गया। और ऑल ऑफ द अबव अपने आप गलत हो ही जाएगा। बचा क्या अपने पास ऑप्शन पॉन्ड्स और स्वैम्स। तो ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा जा चुका है टॉपिक से। तो रुका हुआ जो पानी हो जाएगा दैट इज लिंटिक, और जो बह रहा हुआ पानी की जो हैबिटेट हो जाएगी लोटिक। अब बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप खुद ही समझिए इस चीज को, कि जो फिशेज होंगी जो कि फ्लोइंग वाटर में होंगी, ऑब्वियसली उनने पानी के हिसाब से अपने आप को क्या कर लिया होगा, अडॉप्ट कर लिया होगा। उनकी बॉडी ज्यादा स्ट्रीमलाइंड होंगी ताकि वो फ्लो ऑफ वाटर के अगेंस्ट भी तैर सके, एज कंपेयर टू दी फिशेज और अदर बॉडीज लिविंग इन स्टैग्नेंट वाटर, क्योंकि उनको ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है उन मछलियों की जो कि कहां पर है, रिवर्स में है। ये क्या हो गया, एडाप्टेशन हो गया एक्वेटिक एनिमल्स में। अब यहाँ पर एक और डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओशियन जो होता है, ओशियानिक स्पीशीज, ओशियानिक स्पीशीज का भी हम क्लासिफिकेशन करके रखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं है न्यूस्टन। न्यूस्टन मतलब वो स्पीशीज जो कि कहाँ पाई जाती हैं, जो कि पानी की ओशियन की सरफेस पे पाई जाती हैं। ओशियन की सरफेस यानी एयर वाटर इंटरफेस पे पाई जाती है। जैसे वाटर स्ट्राइडर्स जो कि क्या करते हैं, पानी की सतह पर तैरते हैं, पानी की सतह पर चलते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं, न्यूस्टन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए टर्मिनोलॉजी है, और यहाँ से टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हमको पता है। दूसरी वो स्पीशीज होती है, यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि बिल्कुल ओशियन जो होता है उसके बॉटम फ्लोर पर पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे नीचे है, जो बॉटम फ्लोर पर रहती है, जो बॉटम फ्लोर पर चलती है, उनको हम कहते हैं बेंथोस, उनको हम कहते हैं बेंथोस। और उसके अलावा जो बीच पानी में तैरती हैं, जो कि ना ही एयर वाटर इंटरफेस पे होती है ना ही बेंथोस पे पाई जाती हैं, उनको हम नेक्टन कहते हैं। नेक्टन में सभी फिशेस इंक्लूड हो जाएंगी। बेंथोस में वो सभी एनिमल्स, चाहे क्रस्टेशियंस हो चाहे कोई भी हो, जो कि कहाँ पर बिल्कुल सरफेस पे, जो कि ओशियानिक बिल्कुल डेप्थ पे, ओशियन की सरफेस पे चलते हैं, बिल्कुल बॉटम पे, उनको हम बेंथोस कहते हैं। इसके अलावा तीसरे प्रकार के और जीव होते हैं जिनको हम पेरीफाइटन कहते हैं। पेरीफाइटन क्या होते हैं, ये पेरीफाइटन वो जीव होते हैं जो किसी और रॉक या किसी और प्लांट पे जुड़े हुए होते हैं, जो कि खुद किसी ओशियानिक फ्लोर से जुड़ा रहता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो प्लांट बना हुआ है एक रफसर डायग्राम, ये किससे जुड़ा हुआ है, ओशियन के बेसिन या ओशियन के फ्लोर से जुड़ा हुआ है, और उस पर जो स्पीशीज पल रही है उसको हम पेरीफाइटन कहते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला न्यूस्टॉन जो कि सरफेस पे पाए जाते हैं, बीच में जो तैरते हैं उनको नेक्टन कहते हैं, और जो ओशियानिक बेस पे पाए जाते हैं बिल्कुल, उनको हम बेंथोस कहते हैं। उसके अलावा एक और बचते हैं जो कि प्लांट्स या एनिमल्स पे जो कि ऑलरेडी ओशियानिक फ्लोर से जुड़े हुए उन पर रहते हैं, उन्हें हम पेरीफाइटन कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी लास्ट में लिखी जाती है। उसके अलावा एक और प्रकार का हम यहाँ पर देखते हैं एडॉप्टेशन, जिसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब वो स्पीशीज जो कि लाइट एमिट करते हैं नाइट में या डार्कनेस हो जाने पर। बायोल्यूमिनेसेंस को ल्यूसीफेरिन भी बोला जाता है। ल्यूसीफेरिन का लिटरल मीनिंग होता है लाइट ब्रिंगर, जो कि क्या रोशनी लेके आता है। इसको हम कहते हैं लाइट ब्रिंगर, द वन हु ब्रिंग्स द लाइट। इनको हम लूसीफेरिन कहते हैं। जैसे एग्जांपल सी क्यूकम्बर हो गए, जो कि रात होने पे क्या होते हैं, चमकते हैं। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम को हटा दें और नॉर्मल इकोसिस्टम की बात करें, तो जैसे जुगनू होता है जो कि क्या करता है, रात को थोड़ा सा जगमगाता है, तो वैसे ही बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स के द्वारा भी, कई एनिमल्स के द्वारा शो किया जाता है, जिसको हम लूसीफेरिन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोल्यूमिनेसेंस। और इसका एग्जाम्पल सी क्यूकम्बर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा हुआ है पीएससी में एग्जामिनेशंस में, ठीक है।
नेक्स्ट एडॉप्टेशन देखते हैं जिसको हम कहते हैं डेजर्ट एडॉप्टेशन। अब ऑब्वियसली हमको मालूम है कि डेजर्ट में कंडीशंस कैसी होती है, बहुत अलग कंडीशंस होती हैं। वहां पर क्या होता है कि टेम्परेचर भी हाई होता है प्लस प्रेसिपिटेशन लो होती है। तो वहां पर क्या होता है, एक्सट्रीम कंडीशंस होती है। सबसे बड़ी समस्या वहां पर क्या होती है, एक्सट्रीम कंडीशंस होती है। और अब इन एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे प्लांट्स और एनिमल चेंजेस लाते हैं, जैसे कैक्टस। कैक्टस जो होते हैं उनको जेरोफाइट्स भी कहा जाता है, जेरोफाइटिक वेजिटेशन भी बोला जाता है। ये क्या मॉडिफिकेशन लाते हैं, ये अपनी लीव्स को क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई करके उसको कांटों में परिवर्तित कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो पत्ती होती है पौधे की, यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे पौधा है, पौधे की पत्ती है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रही है। तो इस प्रोसेस के दौरान इसमें से पानी उड़ता है या वाटर का लॉस होता है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है या लॉस होता है या तो निकल जाता है। जितनी बड़ी पत्ती होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा, उतना ज्यादा पानी जो है पौधे की बॉडी से, प्लांट से निकलता जाएगा। और जितना ज्यादा कम सरफेस एरिया होता जाएगा स्लीप का, उतना कम ट्रांसपिरेशन होगा। अब ऑब्वियसली डेजर्ट में पानी की कमी है, तो पौधा ये चीज नहीं चाहेगा कि उसमें नुकसान हो, इसीलिए वो क्या करता है, वो अपनी लीव्स को या तो वैक्सी कर लेता है, मतलब अपनी लीव्स पर एक वैक्स की लेयर बना लेता है, या तो उनको कांटों में परिवर्तित कर लेता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ट्रांसपिरेशन वाला। और ये जेरोफाइटिक वेजिटेशन कहाँ मिलती है, डेजर्ट में मिलती है। उसके अलावा कैमल तो हमारा एग्जाम्पल है ही, जो कि क्या कर लेता है, कैमल जो है वो वाटर स्टोर कर लेता है अच्छे से। प्लस उसके कैमल के जो फुट होते हैं वो आराम से इजीली क्या कर पाते हैं कि डेजर्ट में चल पाते हैं। इसके अलावा डेजर्ट एडaptations में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। कई बार क्या होता है, जैसे हाइबरनेशन होता है ठंडे वाले एरिया में, वैसे एस्टिवेशन होता है गर्मी वाले एरिया में, जिसको हम समर स्लीप भी कहेंगे। इसमें क्या होता है, जो स्पीशीज होती है वो स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी में चली जाती है, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं, और अपने मेटाबॉलिक रेट को क्या कर लेते हैं, लो कर लेते हैं। क्यों, कि जब तक एप्ट कंडीशन नहीं हो जाती तब तक क्या कर लो, एस्टिवेशन के जोन में चले जाओ या स्लीप के जोन में चले जाओ। इसका जस्ट उल्टा होता है हाइबरनेशन, क्योंकि उल्टा इन द सेंस क्योंकि वो विंटर वाले एरियाज में होता है जहां पर ठंड ज्यादा होती है। समर वाले एरियाज में एस्टिवेशन, विंटर में हाइबरनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है डायापॉज। डायापॉज भी क्या होता है, जो लार्वे होते हैं, छोटे छोटे लार्वे होते, कीड़े होते हैं, वो भी अपने डेवलपमेंट को रोक लेते हैं अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हो। ज्यादा गर्मी है, एक्सट्रीम हीट है, तो क्या कर लेते हैं, वो अपने आप को, अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं। इसको कहते हैं डायापॉज। पॉज से आप याद कर सकते हैं, पॉज माने रुकना। ठीक है, नेक्स्ट तरफ चलते हैं हम, एडॉप्टेशन इन प्लांट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें शब्दावलियां इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन शब्दावलियों से क्वेश्चन उठ के आ चुका है। एडॉप्टेशन इन प्लांट्स की, प्लांट्स जो होते हैं वैसे नॉर्मल कंडीशंस हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर टेम्परेचर एप्ट है तो आराम से ग्रो कर जाते हैं। यदि वाटरफॉल सही है, पानी रिसोर्सेज अवेलेबल अच्छे से है, तो और अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। बट ऐसी हर सिचुएशन हर जगह नहीं मिल पाती है। फॉर एग्जाम्पल हैलोफाइट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला हैलोफाइट्स। हैलो का मतलब होता है सॉइल या सेलाइन। तो वो प्लांट्स जो कि कहां पर, सेलाइन या सेलाइन रीजन में या सॉल्टी एरियाज में ग्रो कर जाते हैं, उनको हम हैलोफाइट्स कहते हैं। हैलोफाइट्स की खासियत होती है कि इनमें एरियल रूट्स होती है। एरियल रूट्स ये जो होती है, ये दलदल से थोड़ी सी बाहर निकली होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में भी कि जो रूट्स होती है ये दलदल से बाहर निकली होती है, स्वयं से बाहर निकली होती है। और इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन पोर्स की मदद से वो ऑक्सीजन और गैसेस का एक्सचेंज करती है, और उन पोर्स को न्यूमेटोफोर्स बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछते हैं कि न्यूमेटोफोर्स क्या है, तो आप बता सकते हो कि जो हेलोफाइट्स होते हैं, जिनके एरियल रूट्स होते हैं, उन पर जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उनको हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, जिसकी मदद से क्या करते हैं, वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, एयर को एक्सचेंज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेलोफाइट्स क्या हो गए, जो कि सॉल्ट या सैलाइन रीजन में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है हेलोफाइट्स। स्पेलिंग में बस चेक कर लीजिएगा, HALO हेलो है, HELO हेलोफाइट्स है।
हेलोफाइट्स वो स्पीशीज होती है जो कि मार्शी एरिया में ग्रो हो पाती है। मार्शी एरिया, दलदली एरिया में प्लांट्स का ग्रो करना वैसे मुश्किल हो जाता है, पर ये क्या कर लिया उन्होंने, एडॉप्टेशन कर लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेलोफाइट्स और हेलोफाइट्स। वैसे ही ऑक्सिलोफाइट्स होते हैं, वो प्लांट जो कि एसिडिक सॉइल में ग्रो कर जाए उनको ऑक्सिलोफाइट्स कहते हैं। शेरसोफाइट्स क्या होते हैं, जो कि वेस्टलैंड, जो कि बंजर सी जमीन, खराब जमीनों में ग्रो कर जाए उनको शेरसोफाइट्स कहते हैं। और फिर है हमारे पास एरेमोफाइट्स, जो कि वो प्लांट्स जो कि डेजर्ट में ग्रो कर जाए, इन्हीं को हम जेरोफाइट्स भी कहते हैं। एरेमोफाइट्स आर आल्सो नोन एज जेरोफाइट्स, जैसा भी हमने ऊपर देखा था। ये प्लांट एडॉप्टेशन से कुछ इंपॉर्टेंट है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर एनटीपीसी ने भी पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि हेलोफाइट्स ग्रो वेल इन ऑप्शन ए एसिडिक सॉइल, ऑप्शन बी कोल्ड सॉइल, ऑप्शन सी सॉइल्स कंटेनिंग कैल्शियम और डी सलाइन सॉइल। तो आप ये टिक को मत देखिएगा, इसका सही जवाब था सलाइन सॉइल्स। जस्ट अभी अपन ने देखा कि वो प्लांट जो कि सलाइन सॉइल्स में ग्रो कर जाए उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। हेलो मतलब ऐसे होता है सॉल्ट, है ना। तो हेलोफाइट्स निमेटोफोर्स और सलाइन में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज पॉपुलेशन। तो इंडिविजुअल में हमने देख लिए एडॉप्टेशंस, अब हम समझते हैं पॉपुलेशंस में कुछ स्पीशीज के बारे में। पॉपुलेशन, जैसा हमने पहले ही बात की थी कि पॉपुलेशन क्या होती है, इंडिविजुअल्स की जो इकट्ठे जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उसको हम उनकी पॉपुलेशन कहते हैं। वो एग्जांपल जैसे हम ह्यूमंस हो गए तो ह्यूमन पॉपुलेशन। तो कोई भी जो एरिया है वहां पर कोई भी स्पीशीज की पॉपुलेशन कुछ बेसिक पैरामीटर्स और कुछ बेसिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे बर्थ, उनका बर्थ रेट क्या है, उनका डेथ रेट क्या है, और कितने माइग्रेशन किया, कितनों ने माइग्रेशन नहीं किया। इनफैक्ट जब हम सेंसस करते हैं हम इंसानों की भी, ह्यूमन पॉपुलेशन डेमोग्राफी की, तो वहां पर भी हम ये बेसिक क्राइटेरिया ही रखते हैं, दैट इज बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। डेथ रेट को हम और भी अच्छे तरीके से कह सकते हैं, जिसको हम मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मोर्टेलिटी रेट किसी भी स्पीशीज की ग्रोथ को देखने के लिए, उसको समझने के लिए और उसके बायोटिक पोटेंशियल को समझने के लिए। अब जनरली क्या होता है, कई ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनका जो डेथ रेट होता है या जो मोर्टेलिटी रेट होता है, ये मोर्टेलिटी रेट इनिशियल स्टेजेस में बहुत हाई होता है। इनका मोर्टेलिटी रेट इनिशियल स्टेजेस में बहुत हाई होता है। ऐसी जो स्पीशीज होते हैं वो जनरली क्या करती हैं, आप ध्यान से समझिएगा। ऐसी जो स्पीशीज होती हैं वो, उनका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि खूब सारे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें से कुछ ही बच पाएंगे, बाकी तो किन्हीं कारण से हाई मोर्टेलिटी रेट की वजह से मर जाएंगे। इसीलिए क्या होगा, आप देखेंगे इनके रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स वो बहुत हाई होते हैं, प्लस एक साथ ये खूब सारी ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं ताकि उनमें से कुछ बच जाए और आगे जो इनकी पॉपुलेशन बढ़ पाए। जस्ट कॉन्ट्ररी कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जिनका मोर्टेलिटी रेट इनिशियल स्टेजेस में कम होता है और इनफैक्ट काफी हद तक कांस्टेंट होता है पूरे जीवन में, सिर्फ जब तक कि वो क्या ना हो जाए, जब तक कि वो अपने जीवन की साइकिल में एंड पे ना पहुंच जाए। तो जब तक वो डेथ, वो अपने लाइफ स्पैन के एंड में नहीं पहुंचते हैं, तब तक उनका मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, उनका मोर्टेलिटी रेट इज बेसिकली लो। एग्जाम्पल ह्यूमंस। इसीलिए जो हम इंसान है, आप देखेंगे कि हमारा जेस्टेशन पीरियड भी अलग होता है, 9 महीने का होता है ह्यूमंस में। उसके अलावा हमारा जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो रिलेटिवली कुछ स्पीशीज के हिसाब से काफी कम होता है। अब इस बेसिस पे हम स्पीशीज को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन बनाया भी हुआ है, एक होती है के सिलेक्टेड स्पीशीज और दूसरी होती है आर सिलेक्टेड स्पीशीज। आर सिलेक्टेड स्पीशीज का एग्जांपल लेके समझते हैं अपन, जैसे कि मस्कीटो, मच्छर। अब जो मॉस्किटो होता है, जो मच्छर होता है, उसका यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, मॉस्किटो। अब जो मॉस्किटो होता है इसके बारे में अपन 2 मिनट समझते हैं कि मॉस्किटो जो होता है, अगर मेल मॉस्किटो की बात की जाए तो उसकी एवरेज लाइफ स्पैन होती है 1 हफ्ते के आसपास, 1 वीक के आसपास उसकी एवरेज लाइफ स्पैन होती है, बहुत ही कम। और वही जो फीमेल होती है, फीमेल की जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 मंथ के आसपास होता है। अब उनको 1 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस करके अपनी ऑफस्प्रिंग पैदा करनी पड़ेगी और खूब सारी ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे, क्योंकि जो मॉस्किटो लार्वे होते हैं, जो शुरुआत में लार्वे होते हैं, जो पानी में होते हैं कहीं पर भी होते हैं, उनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई होता है कि अगर खूब सारे लार्वे किए तो उनमें से सिर्फ कुछ ही बच पाते हैं। प्लस उनकी जो ऑफस्प्रिंग होती है उनका साइज कैसा होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, तभी तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पैदा कर पाएंगे। अगर साइज बड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो नहीं पैदा कर पाएंगे। तो जो ऐसी स्पीशीज होती है, जैसे एग्जांपल अपने मॉस्किटो का लिया, वो आर सिलेक्टेड स्पीशीज कहलाती है।
जैसे कि यहाँ पर देखिए इनका लाइफ स्पैन कैसा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपेयर करते चलते हैं। इनका लाइफ स्पैन कैसा होता है, इनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, बिल्कुल सही है। टाइम टू रिप्रोड्यूस मैच्योरिटी बिल्कुल शॉर्ट होता है। नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स बहुत होंगे, जल्दी से ज्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा करो, क्यों? क्योंकि अपना ड्यूरेशन लाइफ स्पैन क्या है, कम है। प्लस मोर्टेलिटी रेट ऑफस्प्रिंग की इनिशियल स्टेजेस में बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इसलिए से ज्यादा हो जाएंगे। साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे, स्मॉल होंगे रिलेटिवली, तो ज्यादा से ज्यादा करने साइज होगा। पेरेंटल केयर बिल्कुल एब्सेंट रहेगा, इसीलिए तो जल्दी जल्दी मर जाते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फास्ट होता है, बहुत तेज होता है, वरना क्या हो जाएगा, अगर उसको मैच नहीं कर पाए तो उनकी जो पूरी की पूरी स्पीशीज है वो ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, जल्दी से जल्दी ग्रोथ रेट रखनी पड़ती है। उसके अलावा पॉपुलेशन डायनामिक्स जो उनकी होती है वो बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है, इसीलिए वो सरवाइव नहीं कर पाते, इनकी समस्या हो जाती है। और जस्ट अपोजिट यहाँ पर अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें कि ह्यूमंस का या एलिफेंट्स का, तो एलिफेंट्स जो होते हैं, या ह्यूमंस एग्जांपल ले लेते हैं, तो ह्यूमंस का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मॉस्किटो। कितना हो जाता है, 9 मंथ्स हो जाता है। इसीलिए देखो क्या हो गया, हमारे 9 मंथ्स जेस्टेशन पीरियड ज्यादा है। जेस्टेशन पीरियड ज्यादा है, इसीलिए हमारे क्या हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स भी क्या है, लिमिटेड है एज कम्पेयर टू मस्कीटोज, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बिल्कुल फ्यू, एक बच्चा होता है एक बार में, ज्यादा सारे ट्विंस हो गए या ट्रिपलेट्स हो गए रेयर केसेस में वो भी। साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग बिल्कुल लार्ज होता है, क्योंकि एक ऑफस्प्रिंग होनी है इसलिए उनका साइज भी अच्छा खासा लार्ज होता है। पेरेंटल केयर बिल्कुल रहता है, इसीलिए इनिशियली उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत लो होता है। तो देखिए नेचर कितने सही तरीके से बैलेंस बना के रखती है। जिन स्पीशीज को इनिशियली ज्यादा चांसेस होती है मोर्टेलिटी की, उनके इनिशियल स्टेजेस में, उनके लिए नेचर ने क्या बैलेंस बना के रखा है कि ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों, ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग हो, ताकि आपकी पॉपुलेशन थ्राइव कर सके, जी सके। और वही जो दूसरी स्पीशीज है जिनकी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा ना हो जाए, उनकी इनिशियल स्टेजेस में मोर्टेलिटी रेट कम है, इसीलिए नेचर ने क्या करके रखा है, उनको लिमिट लगा दी है। कहां पर, जैसे कि टाइम टू रिप्रोड्यूस मैच्योरिटी बिल्कुल लॉन्ग है, नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स फ्यू कर दिए। सो नेचर एक नेचुरल बैलेंस बना के रखी है, और यही नेचुरल बैलेंस इंपॉर्टेंट है। अब कुछ आर सिलेक्टेड स्पीशीज और केस सिलेक्टेड स्पीशीज के एग्जांपल देख लेते हैं। आर का तो जैसे अपन ने एक एग्जांपल देख ही लिया है, क्या, मॉस्किटोस का। यहाँ पर आप और देख सकते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, रैबिट्स होते हैं, हनी भी होती है, ये भी इसके एग्जांपल्स है। केस सिलेक्टेड स्पीशीज के क्या हो जाएंगे, जैसे एलिफेंट्स हो गए, हम इंसान हो गए, वेल्स हो गई, और जो बड़े बड़े जीव होते हैं वो केस सिलेक्टेड स्पीशीज के हो जाते हैं। ठीक है, आर सिलेक्टेड स्पीशीज, केस सिलेक्टेड स्पीशीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, कई ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि वेरिएशन के हिसाब से जीना सीख जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम इंडियंस ट्रॉपिकल रीजन में, लगभग मेजोरिटी ट्रॉपिकल रीजन में रहने की हमें आदत है, और बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन में जैसे कि फिनलैंड, नॉर्वे में रहने की आदत नहीं है हमको। बट यदि अगर हम वहां पर जाते तो कुछ ना कुछ एडॉप्टेशन कर लेते हैं, वहां पर समय के साथ रहते रहते हैं। तो इसी चीज को, जो हम वेरिएशन को क्या करते हैं, जो कि इकोलॉजिकल फैक्टर से जुड़ी हुई होती है, उन वेरिएशन के अकॉर्डिंग जी लेते हैं, रहना सीख जाते हैं। इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल रेस। इकोलॉजिकल रेस मतलब वो हम अपनी बॉडीज में वो स्पीशीज जो होती है, जो वेरिएशन ले आती है, जो कि अलग अलग इकोलॉजिकल फैक्टर से आते हैं, जैसे बायोटिक और एडेफिक, एडेफिक यानी सॉइल और क्लाइमेट, इनकी वजह से जो चेंजेस को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल रेस। अब इकोलॉजिकल रेस भी स्पीशीज जो होती है, जो झेलती हैं या चेंजेस लाती हैं, वो दो तरीके से उसको हम और सब क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले इकैड और इकोफिन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लिए हमारे लिए बिल्कुल नई टर्मिनोलॉजीज हैं, बिल्कुल इसको अच्छे से समझते हुए चलते हैं। नंबर 1, इकैड और इकोफिन्स। इकैड और इकोफिन्स क्या होती है, वो स्पीशीज होती है जो कि अपने नॉर्मल, अगर आप environment में रखोगे तो वो जैसी दिखती हैं वैसी रहेंगी, बट यदि आप चेंज कर दोगे एनवायरमेंट, या कोई खराब एनवायरमेंट में रख दोगे, तो उनमें सडनली चेंजेस आ जाएंगे। हालांकि वो जो चेंजेस होंगे वो परमानेंट इन नेचर नहीं होंगे। इसका एक बहुत बेहतरीन और बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, और वो है यूफोर्बिया हिरता। यूफोर्बिया हिरता, ये प्लांट की एक ऐसी स्पीशीज है, यदि ये अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहती है, तो ये जो पौधा रहता है बिल्कुल कड़क कड़क, इसकी डंठली वगैरह, पौधा जो बिल्कुल अपराइट होता है, बिल्कुल उसमें कोई ऐसे चेंजेस नहीं होते।
बट यदि इसी को डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट पर रख दोगे या डिस्टर्ब कंडीशन में रख दोगे तो कैसा हो जाता है, बिल्कुल प्रोस्ट्रेट हो जाता है, बिल्कुल सीधा नहीं रह पाता है और ये चेंजेस अपने बॉडी में ले आता है। तो ऐसे स्पीशीज को जो कि डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट में यदि रख दिए जाते हैं, यदि ये डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट में रख दिए जाते हैं तो क्या कर लेते हैं, अपने अंदर मॉडिफिकेशंस ले आते हैं। हालांकि यदि इसको वापस इसके नॉर्मल एनवायरनमेंट पर रख दोगे तो ये वापस चेंज ले आएगा, जैसा इनिशियली था वैसा हो जाएगा। तो ऐसे को हम इकैड या इकोफीन्स कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है इकोलॉजिकल रेस में एग्जांपल, वो होता है इकोटाइप्स। इकोटाइप में भी क्या स्पीशीज जो होती है वो चेंजेस तो लाती है, पर वो जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंटली होते हैं और वो जेनेटिक इन नेचर हो जाते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रिजली बेयर और पोलार बेयर। पोलार बेयर क्या, ये भी भालू की स्पीशीज है, पर ये कहाँ रहता है, पोलार रीजन में होता है। इसलिए ये कैसा देखिए व्हाइट कलर का दिखता है। इसकी स्किन जो होती है, जो फर होता है वो ज्यादा थिक होता है ताकि इंसुलेशन प्रोवाइड कर सके, एज कंपेयर टू ग्रिजली बेयर। अब यदि ग्रिजली बेयर एक प्रकार से क्या है, मॉडिफाइड एडेप्टेड फॉर्म से क्या हो जाएगा, पोलार बेयर, ठीक है, क्लियर है। बट पोलार बेयर जो अब इसका नेचर हो जाएगा, जो इसकी चीजें हो जाएंगी वो परमानेंट इन नेचर हो जाएंगी। तो अब यदि पोलार बेयर की भी ऑस्प्रिंग होंगी तो वो पोलार बेयर व्हाइट इन कलर ही होगी। और आप चाहे तो इस पोलार बेयर को यदि ट्रॉपिकल रीजन्स में ले आएंगे या टेम्परेट रीजन्स में ले आएंगे तो ये ब्राउन कलर का नहीं होगा, क्योंकि ये परमानेंट हो गया एज कंपेयर टू यूफोर्बिया हिरता। तो दीज जो परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से, इनको हम इकोटाइप्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, इकैड या इकोफिन्स वो जो चेंजेस लाते हैं प्लांट्स अपने अंदर, या जो अडॉप्टेशंस लाती हैं प्लांट्स या तो फिर एनिमल्स अपने अंदर, जो कि टेम्पररी इन नेचर होता है यदि उनका एनवायरनमेंट बदलता है। और जो चेंजेस जेनेटिकली फिक्स हो जाते हैं, परमानेंट इन नेचर हो जाते हैं, ऐसे को हम इको टाइप्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी मतलब अब हम क्या समझेंगे कि किस प्रकार से एक पर्टिकुलर एरिया और एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है और कहीं ना कहीं आपस में इंटरेक्ट भी करती है। तो इसकी जो कम्युनिटी को जो हम स्टडी करते हैं उसको हम कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आने वाले अच्छे अच्छे टर्मिनोलॉजीज जहां से ऑलरेडी पीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, कम्युनिटी की डेफिनेशन की ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और जो अपने एनवायरमेंट से और खुद से क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसका हम कहते हैं इकोटोन। इकोटोन जो होता है वो क्या होता है, इकोटोन एक ट्रांजिशन जोन होता है जो कि कोई दो कम्युनिटी या तो कोई दो इकोसिस्टम, है ना, एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूं, कोई भी दो कम्युनिटी या कोई दो इकोसिस्टम या तो कोई दो बायोम्स के बीच का, इंक्लूडिंग बायोम्स के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है वो क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। इकोटोन में जो स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, जो इकोटोन के पास जो स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, उनको हम एज स्पीशीज कहते हैं। अब होता क्या इकोटोन में, कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्पीशीज या एक यहाँ पर क्या है, कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, कम्युनिटी ए, जो कि फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करती है। अब हो सकता है फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है ये धीमे धीमे खत्म हो रहा है और इसके बाद में क्या चालू हो रहा है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम चालू हो रहा है, जहां पर एक डिफरेंट कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, कम्युनिटी बी। अब इन दोनों कम्युनिटी के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है, या जो इन दो इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन है, दैट इज बिटवीन फॉरेस्ट एंड दी ग्रासलैंड, इसको हम कहते हैं इकोटोन कहते हैं। अब इकोटोन में क्या होता है देखिएगा, एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि आउल, जैसे उल्लू होता है, उल्लू रहता फॉरेस्ट इकोसिस्टम में है, बट वो शिकार करने चूहे को खाने के लिए कहा जाता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल एज और बाउंड्री पे रहता है, किसके, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के, या हम कह सकते हैं कि वो इकोटोन में भी रहता है। इकोटोन में क्या होता है कि फॉरेस्ट की जो कम्युनिटी होती है वो धीमे धीमे कम होती जाती है और जो ग्रासलैंड की कम्युनिटी है वो धीमे धीमे इंक्रीज होती जाती है। इसीलिए ये ट्रांजिशन जोन कहलाता है। और यहाँ पर ये जो इफेक्ट होता है इसको हम एज इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पीशीज जो है बिल्कुल बाउंड्री पर है और फॉरेस्ट की स्पीशीज कम होती जा रही है धीमे धीमे, और किसकी, ग्रासलैंड की स्पीशीज बढ़ती जा रही है, कम्युनिटी इंक्रीज होती जा रही है। इनको इसलिए हम एज स्पीशीज कहते हैं और इस इफेक्ट को हम
एज इफेक्ट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एज इफेक्ट जो है वो किससे संबंधित है, तो एज इफेक्ट इज रिलेटेड टू दी, ऑब्वियसली आपका किससे रिलेटेड है, इकोटोन से रिलेटेड है। देखिए ऑलरेडी इसमें पीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इकोटोन से संबंधित। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, एक बार जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, the area that acts as a boundary or a transition zone between two ecosystem is known as, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इकोटोन इसका सही जवाब हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नया नया क्वेश्चन था ये। ठीक है, इकोटोन का एज इफेक्ट क्लियर है, बट यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपन देख लेते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या होता है इस बीच में एग्जिस्ट करते हैं, इकोटोन में एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी जो होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाता है, डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि फॉरेस्ट की भी स्पीशीज मिलेंगी मुझे और यहाँ पर ग्रासलैंड की भी स्पीशीज मिलेंगी, इसलिए यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, एज इफेक्ट कहते हैं। इनफैक्ट जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज भी हो जाएगी वो इकोटोन में ज्यादा होती है। द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज in an ecotone is basically higher, number of species higher होती है as compared to उसके adjoining areas के, अगर हम कंपेयर में करके देखें। क्लियर है, तो इकोटोन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ से इसमें एडिशनल क्वेश्चन बनने की, इससे आगे आने वाले क्वेश्चन बनने की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं। अब कहाँ कहाँ पर भी किसी भी एक जगह पर जो कम्युनिटी होती है वो समय के साथ डेवलप होती है, एकदम से नहीं बन जाती, उसको बहुत टाइम लगता है बनने में। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सक्सेशन, इसको हम क्या कहते हैं, सक्सेशन प्रोसेस कहते हैं। बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, एक रफ आइडिया यहाँ पे देख लेते हैं हम, डायग्राम्स में यहाँ पर दिया हुआ, इमेजेस दी हुई है कि बेसिकली सबसे पहले इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है, बैरन लैंड होता है, और ये बैरन लैंड किसी भी कारण से हो सकता है, इनिशियली भी, या क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे आइस एज आ गई, या तो फिर क्लाइमेटिक वेरिएशन हो गए, या कई बार एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से भी हो गया। अब इस बैरन लैंड में क्या होता है, जो बिल्कुल बंजर जमीन होती है या तो पत्थर होते हैं, उसमें क्या होता है, धीमे धीमे पहले कोई एक स्पीशीज आती है कहीं बाहर से, फिर वो स्पीशीज वहां पर स्टैब्लिश होने की कोशिश करती है। इनिशियली उसको बहुत समस्या होती है, बट धीमे धीमे कोई ना कभी बार वो स्टैब्लिश होती है। उसके बाद वैसी ही और स्पीशीज आ जाती हैं, और वो और स्टैब्लिश होना चालू कर जाती है, और धीमे धीमे वो इकट्ठे होके ग्रोथ लेना चालू कर देती हैं, और वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होती है। उसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद उन स्पीशीज में क्या चालू हो जाता है, जो कई स्पीशीज वहां पर रहती है उनमें कंपटीशन चालू हो जाता है। कंपटीशन के अलावा कई बार वो एक दूसरे को मदद भी करते हैं, और फाइनली वो कहीं ना कहीं उस इकोसिस्टम या उस एनवायरनमेंट पर प्रभाव डालना चालू कर देती है। जैसे बंजर जमीन थी, अगर यहाँ पर पौधे उगना चालू, अगर वो पेड़ बन गए, तो पेड़ क्या करेंगे, वहां पर बारिश लाना चालू कर देंगे, तो वहां पर क्या हो गया, एनवायरमेंटल चेंज ने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जो पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है, ये अलग अलग स्टेप्स में होती है। कोई भी कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो स्टेप्स होते हैं वो बेसिकली इन 8 स्टेप्स को फॉलो करती है, और इन 8 स्टेप्स का एक ऑर्डर होता है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है न्यूडेशन। न्यूडेशन क्या होता है, इनिशियल रिक्वायरमेंट होता है सक्सेशन की, जहां पर क्या होता है कि बैरन लैंड होना जरूरी है, बंजर भूमि होना जरूरी है। फिर इस बंजर भूमि पे क्या होता है, कोई एक स्पीशीज आती है कहीं ना कहीं से, जो कि एक्ट ऑफ माइग्रेशन के थ्रू आती है। माइग्रेशन मतलब कहीं से डिस्प्लेस होके आती है, और ये जो स्पीशीज सबसे पहले आती है ना, इसको हम कहते हैं पायोनियर स्पीशीज। पायोनियर स्पीशीज, क्योंकि ये सबसे पहले आती है, सबसे पहले आके चालू करने वाले को हम क्या कहते हैं, पायोनियर। तो जो आती है उनको हम क्या कहते हैं, पायोनियर स्पीशीज या पायोनियर्स कहते हैं। उसके बाद जो अगली प्रोसेस होती है, जहां पर क्या होता है कि जो धीमे धीमे जो भी पौधा आया, जो भी स्पीशीज आई है, वो धीमे धीमे ग्रो करने की कोशिश करते हैं, जिस प्रोसेस को एसेसिस भी कहते हैं, जिसे हम एसेसिस भी कहते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, सीड की मोर्टालिटी रेट तो वैसे बहुत हाई होता है, पर अगर वो स्टैब्लिश हो गया तो धीमे धीमे क्या करेगा, वो एकदम से मल्टीप्लाई करेगा अपनी ग्रोथ को। जो प्रोसेस होता है जहां पर उसकी ग्रोथ क्या होती है, एकदम से बढ़ जाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्रीगेशन। इनिशियल ये जो 4 प्रोसेस होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पाइनियर स्पीशीज को एग्जिस्ट करने के लिए। सबसे पहला न्यूडेशन, मतलब न्यूडेशन, न्यूड मतलब बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं है वहां पर। उसके बाद माइग्रेशन से आई स्पीशीज, फिर एसेसिस से वो बढ़ी, और एग्रीगेशन से एकदम से मल्टीप्लाई करी।
कई बार ये जो 3 प्रोसेस होती हैं, ये जो 3 स्टेप्स होते हैं, दैट इज माइग्रेशन, एसिसिस और एग्रीगेशन, इन तीनों को मिला के कलेक्टिवली इन्वेजन भी बोला जाता है इकोलॉजी में। इसी को क्या कहा जाता है? इन्वेजन ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज खाली जगह देख के माइग्रेट होके आती है, वहां पर क्या करती है? स्टैब्लिश होने की कोशिश करती है। यदि स्टैब्लिश हो गई तो जल्दी से क्या करती है? वहां पर पॉपुलेट करके अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। अब ऐसे और भी प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज वहां पर आती है। अब वो उनके बीच में क्या होता है? रिसोर्सेस को लेके कंपटीशन होता है। क्या होता है? रिसोर्सेस को लेके कंपटीशन। यदि सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होता है, इफ कंपटीशन इज बिटवीन सेम स्पीशीज, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा। इंट्रा मतलब दो बीच के, एक जैसों के बीच में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि दो यहाँ पर फॉक्स या तो जैकल्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं खाने के लिए। या तो फिर अगर डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हो रहा है, अगर वो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। एग्जाम्पल, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लकड़बग्गा और शेर। कि शेर जो होता है वो शिकार करता है, उसके बाद लकड़बग्गे पहुंच जाते हैं खाने, और उनके बीच में आपस में लड़ाई होती है खाने को लेके, दैट इज इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। बट ऐसा नहीं है कि हर बार इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हो। कई बार क्या होता है कि एक स्पीशीज जो होती है वो अपनी पॉपुलेशन को क्या करती है, कई बार इंडिविजुअल्स को क्या करती है, उन पर असर दिखाती है और उनको मदद भी करती है। ये जो इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है स्पीशीज का, जिसकी वजह से क्या होती है, वो एक दूसरे को मोर रेजिस्टेंट बनाते हैं और टिकाऊ बनाते हैं, ताकि वहां पर टिके रहे, एग्जिस्ट कर सके, अपना एग्जिस्टेंस या अपना सर्वाइवल बना सके, वहां पर जीव सके। ऐसे फेस को हम कहते हैं को एक्शन, की एक दूसरे पर ऐसा असर डाल रही हैं कि वो मोर रेजिस्टेंट हो रही हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मोर रेजिस्टेंट हो रहे हैं, खाने के लिए लड़ने को तैयार हैं, सर्वाइवल के लिए तैयार है। उसके अलावा जो नेक्स्ट फेस होता है वो रिएक्शन कहलाता है। रिएक्शन क्या होता है? द फिजिकल चेंज इन द एनवायरमेंट ब्रॉट बाय एन ऑर्गेनिज्म। जो भी फिजिकल चेंज होता है एनवायरमेंट में, जैसा मैंने आपको बताया, फिजिकल चेंज इन एनवायरमेंट। एग्जाम्पल कि एकदम से पौधे लगे और पेड़ आ गए, तो क्या हो गया? एनवायरमेंट में चेंज हो गया, बारिश आना चालू हो गई इस एरिया में। तो इसका हम कहते हैं क्या? रिएक्शन। की नई स्पीशीज जो आई थी माइग्रेशन से, अब वो क्या लाने लग गई? रिएक्शन लाने लग गई। और कई बार रिएक्शन होगा, लगातार इन्वेजन होगा, फिर लगातार कंपटीशन, और रिएक्शन की वजह से क्या होगा? एक इकोसिस्टम कभी ना कभी अपनी स्टेबिलिटी पे आ जाता है, जिसको हम कहते हैं लास्ट फेज, जिसको हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन। और इस पूरे कंपटीशन में जो आखिरी, जो फाइनल जो स्पीशीज निकल के आती है, बची हुई आती है, उन स्पीशीज को हम कहते हैं फाइनली क्लाइमैक्स कम्युनिटी। उनको हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब ये वो कम्युनिटी होती है स्पीशीज की जो कि फाइनली वहां पर एग्जिस्ट कर चुकी है, अब उसको हटाना मुश्किल है, जो आराम से स्टेबल हो चुकी है, और यही जब अपनी बायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करती है, तो ये वो इकोसिस्टम बनाती है। यहाँ पे दो वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पाइनियर स्पीशीज या पाइनियर कम्युनिटीज या पाइनियर्स, और दूसरा है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इसका ऑर्डर से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिलेटिंग टू इकोलॉजिकल सक्सेशन और डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी इज करेक्ट। उसमें यही था, न्यूडेशन था, फिर माइग्रेशन था, फिर एसएसएस था, फिर एग्रीगेशन, फिर कंपटीशन, कोएक्शन, रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन। आप भी इस पे एक बार जरूर अपने हाथों से बना लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सक्सेशन के कॉन्सेप्ट पे ही अच्छे से इसको थोड़े से बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से एग्जामिनेशन पे पूछा भी जा चुका है। तो सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन, जैसा कि हमने अभी ऊपर बात की, और यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सक्सेशन क्या होता है, कि एक स्पीशीज का या तो फिर एक कम्युनिटी का किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक लंबे टाइम पीरियड में उसका स्टैब्लिश होना है। एक लंबे लॉन्ग टाइम पीरियड में क्या होना? स्टैब्लिश होना। और कैसे स्टैब्लिश होना? वहां पर धीमे धीमे चेंजेस लाते हुए, विथ सम चेंजेस, उसको हम क्या कहते हैं? सक्सेशन कहते हैं। अब सक्सेशन कैसे हो सकता है? यहाँ पर देखिए डायग्राम में, हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नंबर वन इस डायग्राम में, जहां पर आप देखिए सबसे पहले क्या है? बेयर रॉक है। इससे पहले कोई कम्युनिटी या कोई स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ये सब पहली पहली बार हो रहा है।
मतलब सबसे पहले एक बेयर रॉक था, उस बेयर रॉक पे क्या है, लाइकेंस आ गए, फिर लाइकेंस धीमे धीमे स्मॉल प्लांट्स और लाइक में बदल गए, फिर ग्रासेस आई, फिर ग्रासेस शब्द से क्या है थोड़े पेड़ हुए, फिर बिल्कुल बड़े बड़े डार्क और बड़े क्या हो गए यहाँ पर, पेड़ आ गए, यहाँ पर कैनपी अच्छी खासी एग्जिस्ट हो गई। और ये जो फाइनल स्पीशीज हो जाएगी ये क्या कहलाएगी, ये कम्युनिटी कैसी कहलाएगी, क्लाइमेक्स। और जो इनिशियल हो जाएगी वो पाइनियर स्पीशीज है, कम्युनिटी कहलाएगी। ठीक है, इनके बीच में जो होंगे वो इंटरमीडिएट कहलाएंगे। बट यहाँ पर टाइम पीरियड देखिए कि 100 ऑफ ईयर्स है, जब इनिशियली कुछ नहीं था और धीमे धीमे फाइनली वहां पर जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी आई। चूंकि ये पहली बार ये प्रोसेस हो रही है सक्सेशन की, इसलिए इसको हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, अब यदि यही क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्या हो जाए, आग लग जाए किन्हीं भी कारण से, या तो फिर नुकसान हो जाए और फिर से जमीन कैसी हो जाए, बैरन हो जाए। अब यहाँ पर ऑलरेडी पहले एक स्पीशीज एग्जिस्ट कर चुकी थी, अब पर फिर से कौन सी प्रोसेस होगी, सक्सेशन की प्रोसेस होगी, और फिर से क्या आ जाएगी यहाँ पर, पाइनियर स्पीशीज और क्लाइमेक्स कम्युनिटी। फिर से ये आखिरकार स्टैब्लिश होंगी, तो अब भी फिर से क्या बन रहा है, आपका एक नया इकोसिस्टम या एक नया यहाँ पर माहौल बन रहा है, एनवायरमेंट बन तो रहा है, बट ये पहले किसी और के अवशेषों पे बना है। चूंकि ये पहली बार नहीं बन रहा है, फर्स्ट टाइम इवेंट नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे सक्सेशन को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। तो ये डिफरेंस है प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में। अब सक्सेशन के और भी टाइप्स होते हैं, यहां पर देखिए लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है कि कई बार जो कम्युनिटी होती है वो खुद ही अपने एनवायरनमेंट को ऐसे ला देती है, ऐसे परिवर्तित कर देती है कि किसी और कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ग्रासलैंड या ट्रीज आ गए। अब ये ट्रीज क्या करेंगी, ट्रीज ने ऐसी बारिश करवा दी और ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि ग्रासलैंड वहां पर पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब ग्रासलैंड खत्म होके क्या आ गए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही पेड़ आ गए। तो ऐसा सक्सेशन समटाइम्स द कम्युनिटी इटसेल्फ मॉडिफाइज देयर ओन एनवायरनमेंट रिजल्टिंग इनटू रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी। तो इसको हम कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, जो खुद ही से ले आया दैट इज ऑटोजेनिक। और दूसरा होता है एलोजेनिक सक्सेशन की, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा सेकेंडरी सक्सेशन के एग्जांपल, कि यहाँ पर आग लग गई, या तो फिर क्लाइमेट चेंज हो गया, या तो फिर आइस एज आ गई। तो ये जो बाहरी फैक्टर्स की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है कोई कम्युनिटी का और दूसरे का स्टैब्लिशमेंट, उसको हम कहते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नया वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्पीशीज के द्वारा, वहीं की स्पीशीज के द्वारा लाया गया, वहीं की कम्युनिटी के द्वारा लाया हो। और दूसरा होता है एलोजेनिक सक्सेशन, जो कि बाहरी कोई एक्सटर्नल कंडीशन या फैक्टर की वजह से सक्सेशन आता है। उसके अलावा सक्सेशन के और भी एग्जांपल है, इंड्यूस सक्सेशन। इंड्यूस का मतलब होता है लागू किया गया, कि आर्टिफिशियली कहीं से किया गया हो, ड्यू टू एक्सटेंसिव एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एग्रीकल्चर। जो खेत होते हैं, खेत में नेचुरली, जैसे हम गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो गेहूं हर जगह नेचुरली वैसे नहीं मिलता जैसे खेतों में दिख रहा है। हमने क्या किया है, बाहरी धीमे धीमे चेंजेस लाए कि जमीन को जोता, बीज डाला, जानबूझ के उसको उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर डाला जो उसके लिए सबसे सही है, सूटेबल है, और फिर वो वहां पर धीमे धीमे ग्रो किया है। तो जो हमने वहां पर कम्युनिटी डेवलप करी है वो हमने इंड्यूस करी है, जानबूझ के पैदा की है। तो ऐसे सक्सेशन को हम इंड्यूस सक्सेशन कहते हैं। एक और टाइप का सक्सेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। रेट्रोग्रेड मतलब पिछले अपने स्टेज पर जाना। जैसे कि सक्सेशन में क्या हुआ कि ग्रासेस किसमें तब्दील हो गई, पहले बीज थे, छोटे छोटे पौधे थे, फिर ग्रासेस हुई और धीमे से ग्रासेस क्या हो गई, समय के साथ पेड़ बनना चालू हो गई। बट कुछ ऐसे एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से क्या हो गया, ये स्टेज, एक स्टेज वापस पीछे चली गई, कि भाई प्रॉपर वर्षा नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तो उसकी वजह से क्या हो गया, पेड़ थ्राइव करना कम हो गए, उनको रहने में दिक्कत होने लग गई, तो वो क्या हो जाएंगे, पेड़ खत्म हो जाएंगे और अपने आप वापस ग्रासलैंड इकोसिस्टम की तरफ या ग्रासलैंड कम्युनिटी की तरफ मूव कर देगा वो पूरा सिस्टम। तो जो कि भी पीछे साइकिल में गया, इसलिए हम उसको रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन भी कहते हैं। अब जो प्लांट्स में सक्सेशन होता है उसको हम सिरी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेरे। जैसे इकोटोन का आपने देखा था क्वेश्चन, और भी कई क्वेश्चंस है, वैसे सेरे से भी प्रश्न पूछ सकता है कि व्हाट इज सिरे या सिरी। तो ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इन प्लांट्स, जो पौधों में सक्सेशन की प्रक्रिया होती है उसको हम सेरे कहते हैं। अब बेसिकली पौधे ही जनरली पाइनियर जो होती है, कम्युनिटीज होती है, पाइनियर स्पीशीज होती है, जो कि इनिशियल पीरियड में क्या करती है, सक्सेशन की प्रोसेस करती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कहां पर इस प्रोसेस को कर रही है। यदि लेक या पॉन्ड में वो चीज सक्सेशन की चालू होती है, लेक या पॉन्ड में, तो उसको हम हाइड्रोसिरी कहते हैं। यदि वो रॉक्स में होती है, बैरन रॉक्स, और बैरन रॉक्स पे क्या आ गए, लाइकेंस आ गए, फिर वो लाइकेन से धीमे धीमे
ग्रासलैंड्स बना, फिर ग्रासलैंड से पेड़ पौधे आ गए, तो ये सक्सेशन की प्रोसेस कहाँ से चालू हो रही है? पत्थर से हो रही है, तो इसका हम लिथोसिरी कहेंगे। लिथो माने पत्थर, जीरोसिरी मतलब ड्राई कंडीशंस में, जो भी सक्सेशन प्लांट्स का ड्राई कंडीशंस में चालू होता है तो उसको हम जीरोसिरी कहते हैं। और यही अगर इसी का स्पेसिफिक केस होता है कि यदि डेजर्ट वाले रीजन में, स्पेशली जहां पर सैंडी रीजन है, जहां पर बहुत ज्यादा सैंड है, यहाँ पर यदि कोई पौधा आता है माइग्रेट होकर, यहाँ पर सक्सेशन की प्रोसेस चालू होती है, तो उसको हम सैमोसिरी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिरी के प्रकार, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोसिरी, लिथो मतलब पत्थर, लिथोसिरी, ड्राई एरिया मतलब जीरो तो जेरोसिरी, और सैंडी रीजन मतलब सैमो मतलब सैमोसिरी। तो ये सिरी है, सिरी के ये क्लासिफिकेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इकोसिस्टम की इकोलॉजी, जहां से भी ऑलरेडी कई बार पीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।